हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगी जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है हेनली वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कि 6500 एचएनआईज जो हैं वो इंडिया छोड़कर जाने वाले हैं एज पर इन 2023, जो कि 2022 में ये रिपोर्ट थी अराउंड 7500 एचएनआईज। तो पहले हम समझते हैं कि एचएनआईज किसे कहा जाता है। एचएनआईज होते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जिनकी लिक्विड एसेट दैट इज इन्वेस्टेबल जो वेल्थ होती है वो अराउंड 1 मिलियन US डॉलर्स होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8.2 करोड़ इंडियन करेंसी में होती है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अराउंड 6500 एचएनआईज 2023 में इंडिया से जाने वाले हैं। तो क्या रीजंस हो सकते हैं क्यों एचएनआईज जिनके पास इतना बड़ा अमाउंट है वो इंडिया छोड़कर जाना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। those points are purely based on the data which is published. There is nothing which is hypothetical or which is theoretical. It is all published over the internet and you can go and research about it. तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है कॉम्पिटिटिव एजुकेशन। तो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन का क्या मतलब है? कॉम्पिटिटिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, विच लीड्स टू मोर एंड मोर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन का मतलब, इसका मैं एक आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप का कट ऑफ ऑलमोस्ट 100% जाता है, तो आपको बिल्कुल टॉप नॉच लेवल का स्टूडेंट होना पड़ेगा to get a very good paying job in India, which is becoming very difficult day by day, क्योंकि इतने हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और इतना हर स्टूडेंट उस लेवल का नहीं हो सकता उस टॉप लेवल के जॉब को लेने के लिए। हम आईआईटीज और आईएम्स की बात करें तो यस देयर आर आईआईटीज एंड आईएम, बट आप देख सकते हैं कि उसमें कंपटीशन इतना हाई है कि एक एवरेज स्टूडेंट, और आई वुड से अ स्टूडेंट हु इज लाइक एट 90-95% लेवल आल्सो, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसे वहां पर एडमिशन मिल सके। तो कंपटीशन काफी हाई हो जाता है और उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट या जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसके कंपैरेटिवली वो उतनी नहीं है जो कि इन स्टूडेंट्स को बाहर या अब्रॉड में मिल सकती है आफ्टर इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी। दूसरा है हाई एजुकेशन फीस। तो हाई एजुकेशन फीस से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आप अगर कोई किसी के पेरेंट्स ऑलमोस्ट आई वुड से कि 1 लाख या 2 लाख पर मंथ भी अर्न करते हैं, सो दे ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि उनका जो बच्चा है वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े। और नॉर्मल इंडिया में जो मेट्रो सिटीज में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अ गुड प्राइवेट स्कूल कॉस्ट अराउंड 1 लाख फीस फॉर अ ईयर, which is quite high if we compare it to a developed nation or a country outside इंडिया। सो ये कॉस्ट इसलिए हाई हो जाती है, तो सबके लिए एफोर्ड कर पाना कि बेसिकली एक बहुत हाई लाइक 1 लाख फीस देकर पढ़ाना सबके ऑलमोस्ट एवरीबडी कुड नॉट एफोर्ड दैट। सो अदर थिंग इज दैट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन जो कि ऑलमोस्ट जब तक ये बच्चा बड़ा होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे जाता है, तो ऑब्वियसली वो फीस और बढ़ती जाएगी एंड दैट विल गो इन crores if they invest that much amount in India. नाउ द गोइंग इन दैट सेम एजुकेशन फील्ड ओनली, कि एजुकेशन में फिर इस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है अब्रॉड में पढ़े, क्योंकि फिर उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, वो कुछ अपना भी वहां पर स्टार्ट कर सकता है। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर लाइक देयर आर वेरियस अदर स्कोप्स एज वेल। जैसे कि हमारी कंट्री में अगर आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विच इज लाइक अ काइंड ऑफ प्रोफेशन विच इज यू विल गेट पेड मोर, तो इस टाइप का। लेकिन अगर अदर कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज में है, तो वो कुछ अगर अदर टाइप ऑफ ऑड जॉब्स भी करेंगे तो उनको एक अच्छा पे आउट मिल सकता है। तो पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि उनका बच्चा अब्रॉड में पढ़े, और इस वजह से कई बार ये होता है कि रादर देन सेंडिंग देयर चिल्ड्रन ओनली फॉर एजुकेशन अब्रॉड और वो यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, तो वो ट्राई करते हैं कि वो खुद ही माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी कंट्री में फॉर अ बेटर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जिनके पास अच्छा खासा वेल्थ भी है वो माइग्रेट हो जाते हैं फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर।
सेकेंड जो इसमें पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हाउसिंग कॉस्ट। तो हाउसिंग कॉस्ट, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि इंडिया में काफी जो मेट्रो सिटीज हैं वो डोमिनेंट हो गई है माइग्रेशन में। सो बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज, कि ऑब्वियसली जो मेट्रो सिटीज है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, so all these cities are getting more and more people are migrated to these cities because of the opportunities, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर ज्यादा है। इस वजह से जो हाउसिंग कॉस्ट है इन सिटीज में वो काफी हाई हो गया है। मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ कि द कॉस्ट ऑफ अ 2 BHK फ्लैट विच इज इन मुंबई इज अराउंड 2.5 करोड़। वही सेम फ्लैट अगर आप एक दूसरी कंट्री में, सपोज ऑस्ट्रेलिया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सिडनी, अगर आप वो लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको वही $500,000 में आपको उस कंट्री में मिल जाएगा, सिडनी में मिलेगा वो एक 2 BHK फ्लैट। तो कॉस्ट ऑफ हाउसिंग जो है वो काफी हाई हो रहा है। द रीजन बीइंग कि इन्हीं कुछ सिटीज के अंदर, लाइक 3-4 सिटीज जो इंडिया में है, वो काफी डोमिनेंट हो गई है माइग्रेशन में, बहुत लोग वहां आ गए हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई, ऑब्वियसली द डिमांड इज मोर, सो इसकी वजह से जो हाउसिंग की कॉस्ट है वो काफी हाई होती जा रही है, जिसकी वजह से सारे लोग जो हम कहते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज एंड ऑल, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग, एंड बिकॉज ऑफ विच इट लीड्स टू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, द ट्रैफिक एंड द कम्यूटिंग। बिकॉज अगर आप एक नॉर्मल परस्पेक्टिव से सोचिए कि अगर एक पर्सन रोज कम्यूट कर रहा है इन अ सिटी लाइक बैंगलोर और मुंबई, तो उसके लिए काफी हेक्टिक हो जाता है कि वो हर रोज 2 to 3 आवर्स का उसका कम्यूट करने में ही उसका टाइम चला जाता है। सो विच इज more in these cities because of the overcrowded and because of the housing cost, because of these things। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ भी है हाउसिंग कॉस्ट का। थर्ड रीजन जो है वो है एक तरह सा टैक्सेशन। सो टैक्सेशन इस काफी हाई है इंडिया में कंपैरेटिवली। सो आई वुड नॉट गो लाइक अगेन, आई नॉट से कि टैक्सेशन कोई खराब चीज है। ऑब्वियसली कंट्री की इकोनॉमी के लिए टैक्सेशन, अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना चाहिए, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उसका टैक्स आपको देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो टैक्सेशन हम पे करते हैं पब्लिक को, क्या उसके कंपैरेटिवली वो चीजें मिलती हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, जो कि हमें अदर कंट्रीज में देखने के लिए मिलती है, जो कि मेडिकल फैसिलिटीज होगी, स्कूल्स हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइक 1 लाख स्कूल, लाइक जिसकी फीस 1 लाख प्लस है, स्कूल में भेज रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, वो 30% टैक्स दे रहे हैं। बट क्या वो अपने बच्चे को कोई गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं जिसकी वजह से जो टैक्स वो पे कर रहे हैं, क्या उसका वो बेनिफिट ले पा रहे हैं? शायद इसका आंसर होगा नहीं। मेडिकल फैसिलिटीज, ये चीज हमने 2020 कोविड के टाइम पे हमने देखा है कि जो मेडिकल जो फैसिलिटीज मिल पा रही थी, क्या हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, क्या उसका आउटपुट वो चीज मिल पा रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो एचएनआईज होते हैं वो, उनको लगता है कि अगर हमारे पास इतना वेल्थ है तो क्या हम इसको यहाँ पर यूज करें, या हम किसी और कंट्री में जाके उस वेल्थ का यूज करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। फोर्थ पॉइंट जो है अगेन कम्स अप पासपोर्ट। सो एचएनआईज जो होते हैं वो ऑलमोस्ट, उनका बिजनेस कई बार होता है कि वो मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस कर रहे होते हैं, और जो दूसरी कंट्री का पासपोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है या आपके पास एक कैनेडियन पासपोर्ट है, तो वो पासपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है, और कई कंट्रीज में आपको ऑन अराइवल वीजा मिलता है। तो इनको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये उस पासपोर्ट के थ्रू, जब ये इनको ये पासपोर्ट मिल जाता है दूसरी कंट्रीज का, तो वो इजीली जो अपना बिजनेस है वो अक्रॉस द कंट्रीज कर सकते हैं, हैसल फ्री। लाइक उनको बार बार वीजा के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं, जो कि इंडिया में अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको कई बार होता है, आप कई बार नहीं, आपको किसी भी इन सब कंट्रीज में आपको पहले ही वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो इट्स अ हैसल, एवरी टाइम यू हैव टू अप्लाई फॉर अ वीजा। बट अगर आपके पास कोई इन कंट्रीज का पासपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, सो यू डोंट नीड वीजा एवरी टाइम, और आप हैसल फ्री या ऑन अराइवल वीजा पे इन कंट्रीज पे इजीली कम्यूट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू से एज अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ट्रेडर। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप एज अ ट्रेडर आप ऑलमोस्ट 40 to 45% आप टैक्स पे कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उस टैक्स में इंडिया मार्केट्स कभी भी रेगुलेशंस अलाउ नहीं करती कि आप अदर मार्केट्स में ट्रेड करें, लाइक आउटसाइड इंडियन मार्केट आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो बीइंग, जैसे कोई अगर फुल टाइम ट्रेडर नहीं है और वो चाहता है कि आफ्टर ऑफिस आवर्स भी वो कहीं पर दूसरे मार्केट में ट्रेड करे,
तो वो ट्रेड नहीं कर सकता। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जैसे आप दुबई में है तो काफी ट्रेडर्स जो दुबई से अगर करते हैं तो दुबई से आप अक्रॉस दूसरे कंट्रीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, और वो 0% टैक्सेशन है वहां से ट्रेड करने में। तो एज ए ट्रेडर पर्सपेक्टिव वो काफी अच्छा लगता है। जो लोग जिनको टैक्स में प्रॉब्लम है या जो अदर कंट्रीज में ट्रेड करना चाहते हैं, वो आउटसाइड इंडिया फ्रीली कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बेस्ड ऑन डेटा व्हाट इज अवेलेबल, ये रिपोर्ट में आई है कि इस वजह से एचएनआईज जो है वो काफी मूव हो रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं हो सकती है, या एज अ इंडियन हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते? ऑब्वियसली काफी चीजें हो सकती हैं। तो उसमें से एक चीज ये है कि जो कि मैंने कहा कि जो सिटीज हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं, वो काफी डोमिनेंट हो गई, डोमिनेंट माइग्रेशन हो गया है। तो अगर कुछ ऐसा किया जाए कि जो सिटीज हैं, जो बी ग्रेड सिटीज हैं, जो आसपास की सिटीज हैं, जैसे मुंबई के आसपास, दिल्ली के आसपास जो बी ग्रेड सिटीज हैं, उनको भी काफी डेवलप किया जाए, ताकि एम्प्लॉयमेंट्स जो है वहां भी क्रिएट किए जाए, और पीपल जो है वहां भी आराम से लोग जो है वहां पर काम कर सके और वहां की इकोनॉमी ग्रो हो। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडिया को एक इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी होनी पड़ेगी रादर देन कंज्यूमर बेस्ड। इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप को हमें ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा, रादर देन ओनली डिपेंडिंग ऑन जॉब्स, कि आप सिर्फ जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। मोर ऑफ इनोवेशन इज नीडेड, मोर एंटरप्रेन्योर्स आर नीडेड, ताकि कंट्री काफी ग्रो हो और कंट्री का पैसा कंट्री में ही खर्च हो। तो उससे कंट्री की जीडीपी ग्रो होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, और लोगों में काफी ज्यादा जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो काफी इक्वली होगा। एजुकेशन का जो मैंने कहा कि एजुकेशन में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसमें थोड़े बहुत रेगुलेशंस चाहिए, ताकि वो उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी थोड़ा रेगुलाइज्ड हो। गवर्नमेंट के काफी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, जैसे आईआईटीज है, आईआईएम्स हैं, एनआईटीज हैं। तो गवर्नमेंट को और भी काफी इंस्टीट्यूट लाना चाहिए जो कि मोटिवेट करे और भी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए। स्कूल्स उस लेवल के होने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर करें कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए, रादर देन इन्वेस्टिंग सो मच मनी इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सेम गोल्स विथ हेल्थ सेक्टर, ज्यादा से ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के काफी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर, इफ यू टॉक अबाउट एम्स एंड ऑल दोस, देयर आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और भी ज्यादा अगर गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में करे तो ऑब्वियसली इंडिया से I think India is already a very growing economy and it will grow in next 10 years. So इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आई थिंक इंडिया में अगर ये चीजें होंगी तो ये बेटर होगा। अगेन आई वुड से कि ये सारा जो फैक्ट था बेस्ड ऑन वट एवर डेटा इज अवेलेबल, आई एम जस्ट telling all those things here in this video. Hope you like this video. If you like, please do subscribe to my channel. Thank you everyone.